नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। बता दें कि लगातार 2020 से आज 22 लग चुका है, जहां देखने को मिला कि पहले तो चुरहट, इसके बाद फिर सीधी कोतवाली थाना देखने को मिला कि यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं थाना कोतवाली के पूर्व टीआई, क्योंकि बता दें कि आपका जो है यहाँ से अब ट्रांसफ़र हो चुका है रीवा के लिए, जिनका नाम हितेंद्र नाथ शर्मा है। और शायद ये जो है तो परिचय की मोहताज नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि आप कहाँ से कैसे यहाँ तक आप पहुँचे और क्या इसके पीछे कहानी रही, और आज जो है तो सीधी में आपको क्या क्या देखने को मिला, ऐसा कहाँ तक कि सीधी में किस चीज़ की ज़रूरत है या क्राइम क्षेत्र कितना कंट्रोल करने की ज़रूरत है। पूरी बातें करेंगे, पूरी चर्चाएं करेंगे। सर, पहली बात तो तरंग 24 न्यूज़ पर आपका हार्दिक स्वागत है सर। थैंक यू सर, आपका सर जन्म स्थान सर कहाँ और कैसे, सर थोड़ी सी अवगत करवाएं। मैं सतना जिले का रहने वाला हूँ जी सर। ग्राम भैंसवार कोठी चित्रकूट के पास मेरा गांव है और मध्यम वर्गीय, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मेरे फादर शिक्षक थे जी। ADIS से रिटायर हुए थे और काफ़ी योग्य, उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंग्लिश से MA किया हुआ था। तो उनके संस्कार और शिक्षा की प्राथमिकता हम लोगों के अंदर भी यही थी कि बच्चे यदि पढ़ेंगे तो समाज का भी अच्छा निर्माण होगा और परिवार का भी होगा। जी बिल्कुल सर। तो इस आधार पे बाबूजी ने हमको अच्छा पढ़ा लिखा करके, ज़्यादा तो नहीं लेकिन इस योग्य तो बना दिया कि एक शासकीय नौकरी में हम आए। सर, ये TI आप यहाँ तक बन चुके हैं, मतलब शुरुआत सर आपकी कहाँ से थी? क्या आपकी भावनाएं थी कि हमको पुलिस में ही जाना है, या टारगेट आपका कहीं और था? यहाँ सर आप कैसे पहुँचे? यद्यपि चूँकि जैसा मैंने बताया आपको कि हम लोग बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, बल्कि निम्न मध्यम वर्गीय कहिए, वहाँ पे कोई टारगेट नहीं होता कि हमें क्या करना है। वहाँ पे टारगेट सिर्फ होता है एक नौकरी। पढ़ाई लिखाई, मेरा मैथ सब्जेक्ट था, काफ़ी ठीक ठाक था उस हिसाब से, लेकिन बहुत ही समय कम था, परिवार लंबा था, जिम्मेवारियाँ थीं कि हमको भी कहीं ना कहीं सेटल होना है। और उसी जल्दबाजी में जैसे ही 21-22 साल की एज हुई तो मैंने ट्राई किया इसमें। एक बार सिलेक्शन हुआ, लेकिन प्रयास किए कि हो सकता है थोड़ा सा और कहीं हो जाए, लेकिन फाइनली फिर कुछ ऐसी समस्याएं आई कि सब इंस्पेक्टर के रूप में मेरा सीधा चयन हुआ और मैंने इसी को देशभक्ति, जनसेवा और जनसेवा को ही मैंने अपना कैरियर चुना और इसी में आज आपके सामने हूँ। सर, ज्वाइनिंग कब हुई सर आपकी? मेरी ज्वाइनिंग हुई थी वर्ष 2000 में। 2000 में सर। मतलब आप 22वां साल चल रहा है सर्विस का, आप काफ़ी आपने टाइम दिया सर। हाँ सर, अभी ये 22 साल के कैरियर में क्या रहा, क्या चुनौतीपूर्ण रही? जैसे आप सीधी में आए 2020 से, तो लगभग अब 22 यानी कि 3 साल आपने यहाँ पे भी गुजारा, चुरहट और सीधी थाना कोतवाली में भी। सर, यहाँ की स्थिति क्या देखने को मिल पा रही है अभी? क्या किस चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, या ऐसा क्या लग रहा है सर कि जो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए भी सीधी ज़िले में, सर ऐसा कुछ मामला? पहली चीज़ तो जैसा आपने कहा चुनौतीपूर्ण, तो आजकल सबसे बड़ी चुनौती पुलिस की नौकरी करना ही है। जी, कैसे? क्योंकि समाज की अपेक्षाएं पुलिस से काफ़ी ज़्यादा हैं जी। और जो आपके पास संसाधन है वो उतने पर्याप्त अभी भी नहीं हैं। जी। यदि आपको बेस्ट करना है तो आपको लगातार काम करके कम संसाधनों के साथ आपको अपने आप को प्रूफ करना है और लगातार काम करना है। आपके हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य भी उससे प्रभावित हो, आपका परिवार भी प्रभावित हो सकता है, लेकिन चूंकि समाज की अपेक्षाएं हैं और हमने शपथ ली है कि हम जनसेवा करेंगे, तो नेचुरली चुनौतीपूर्ण तो है। रही बात सीधी की, तो जब मैंने सीधी में ज्वाइन किया था तो आते ही बिल्कुल कोरोना का कहर था। बिल्कुल सर। उस समय मेरी पदस्थापना चुरहट में हुई थी। चुरहट चूँकि गेटवे था, वहीं से पूरा ट्रैफिक लगभग आ रहा था। तत्कालीन जो राजस्व प्रशासन था, डॉक्टर्स की टीम थी और पुलिस थी, उसने काफ़ी मेहनत और रिस्क लेकर के हम लोगों ने वहाँ पे काम किया था और ज़िले को नई पहचान मिली थी। यहाँ पे जो अन्य ज़िलों की तुलना करें तो उस हिसाब से काफ़ी कम केसेस थी। लोगों का अच्छा सहयोग मिला था और कंप्लीट लॉकडाउन हुआ करता था उस समय। इसी बीच फिर मेरा स्थानांतरण किन्हीं कारणों से, प्रशासनिक कारणों से सीधी जिला कोतवाली TI के रूप में किया गया। जी। आदरणीय पंकज कुमावत सर हमारे उस समय SP हुआ करते थे, काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन रहा। एडिशनल SP साहब थी अंजुलता मैडम, जो आज भी हैं जी। काफ़ी सुलझी और मेहनती हमारी ऑफिसर हैं। SDOP गायत्री मैडम
हैं जो कि आज भी हैं, तो आप सबके मार्गदर्शन में हमने प्रयास किया कि कहीं पे चूक ना हो, और ईश्वर ने साथ भी दिया। कहीं कोई ऐसी वारदात नहीं होने पाई कि जिसमें हमको नीचा देखना पड़े। लेकिन चूँकि समाज है, घटनाएं होंगी, लेकिन जो घटनाएं हुई, एक तो कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसमें नीचा देखना पड़े, और यदि कोई घटना हुई तो उसको सही समय पे डिटेक्ट किया गया। सर, कहा जाता है कि पुलिस की नौकरी में पॉलिटिकल प्रेशर काफ़ी रहता है। नेतृत्व यानी कि जो लोकल नेतृत्व रहते हैं, उनका कहीं ना कहीं देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा कहते हैं, मतलब हर जगह से बातें आती हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, लोग पुलिस वाले जो है तो काम नहीं कर पाते। सर, इस बारे में आप क्या कहेंगे? वाकई में क्या ऐसा सीधी के लिए भी रहा या नहीं सर? इसमें मेरी थोड़ी सी डिफरेंट विचारधारा है। मेरा कहना ये है कि हम देशभक्ति जनसेवा की शपथ लेकर के आए हैं जी। हमसे समाज अपेक्षा करता है कि हम न्याय करें, हम सही करें, और जब सही करेंगे तो ही हमारी साख है। यदि हम किसी के दबाव में आकर के, वो चाहे पॉलिटिशियंस हों या अदरवाइज़ कोई हमारा खुद का व्यक्तिगत स्वार्थ हो, उसके कारण हम गलत करते हैं, तो मैं नहीं मानता कि वो पॉलिटिशियंस की गलती है, समाज की गलती है, वो व्यक्ति की गलती मैं मानता हूँ। यदि हम किसी प्रेशर में दब जाते हैं, यदि हम किसी अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के नीचे दब जाते हैं और हम सही को गलत में तब्दील कर देते हैं, तो ये किसी अन्य की गलती नहीं है, वो व्यक्ति की गलती है। जैसे मैं ही अपना उदाहरण लूँ, मैंने प्रयास किया है सीधी ज़िले में कि यदि किसी ने अपराध किया है तो उसको सज़ा मिलना चाहिए, और नेचुरली कोई भी व्यक्ति है वो कभी ये नहीं कहता, आप देख लीजिए, चाहे चोरी करने वाला हो, चाहे मर्डर करने वाला हो, हमको उससे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के दौरान सत्य को निकालना पड़ता है। जब हमें यानी पुलिस को अपनी टेक्निक्स के माध्यम से हम उससे बात करते हैं, तब हम सच निकाल पाते हैं। तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी के पास जा रहा है, चाहे वो जो भी हों, समाज के समृद्ध लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, उनके पास जाएगा तो नेचुरली ये कहेगा कि पुलिस हमारे साथ ज़्यादती कर रही है और हमको अनावश्यक फंसाने का प्रयास कर रही, कृपया हमारी मदद करें। तो समाज के जो जिम्मेवार पद पे बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक लोग हों, चाहे समाज के जिम्मेवार लोग हों, उनका दायित्व है कि वो बात करें। और यदि इस बात को हम उनको प्रॉपर बताते हैं कि नहीं, इसमें ऐसा नहीं ऐसा है, वो समझते हैं और वो हमारा सहयोग करते हैं कि नहीं, आप सत्य करिए, जो सत्य है वही करना है, इसके अलावा नहीं करना है। तो इस बात का मैं पुनः खंडन करता हूँ कि न केवल सीधी में, बल्कि कहीं भी ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल प्रेशर में ही ऐसा गलत कर सकते हैं या कि प्रेशर रहता है जिससे हम काम नहीं कर पाते हैं। ये व्यक्ति की दुर्बलता है। यदि वो कहता है कि मेरे पास प्रेशर है, ये मैं उसकी दुर्बलता मानता हूँ कि यदि आपके अंदर सक्षमता नहीं है, आपके अंदर प्रेशर में दब जाने की क्षमता है, तो आप फिर प्रशासनिक अधिकारी के लायक नहीं हैं। बिल्कुल सर, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि लगभग 22 साल कैरियर तो बहुत बड़ा कैरियर हो गया। इस 22 साल में सर अभी कभी भी ऐसा कुछ मामला आया कि आपने कोई निर्दोष व्यक्ति है उसको उठा लिया हो और वो कभी सज़ा के पात्र बन गया हो, ऐसा कुछ? एक्चुअल में जब कोई घटना होती है, ब्लाइंड मर्डर होता है या चोरियां हो जाती हैं, लूट हो जाती हैं, इस टाइप की जब घटनाएं होती हैं तो संदेह के आधार पर हम लोग कई लोगों को ट्रैक करते हैं, पकड़ते हैं, बातचीत करते हैं। जब बातचीत करते हैं, उनका टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये निर्दोष है जी। तो शक के आधार पर पुलिस कार्रवाई करती है। कभी कभी यही इशू बन जाता है कि फला व्यक्ति को पुलिस ने उठा लिया जी, जबकि हमारा ये तरीका है इन्वेस्टिगेशन का, जिसको हम संदेही बोलते हैं, हम उसको बुलाते हैं, पूछताछ करते हैं और फिर उसका बातचीत करके जब हमको लगता है कि निर्दोष, उसको छोड़ दिया जाता है। सर, तत्कालीन देखा जा रहा है कि अभी एक जो ये जमोड़ी थाना अंतर्गत मामला जो आया कत्ल का, इसमें मतलब हर एक पब्लिक तक का ये कहीं ना कहीं कमेंट देखने को मिलता है, जिसमें पब्लिक का ये कहना है कि एक 57 साल का बुजुर्ग और 37 साल का एक युवा, तो वो कैसे उसका कत्ल कर सकता है? इसमें कुछ न कुछ झूठी कहानी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे सामने आ रही हैं। तो सर, इसमें मतलब ऐसा क्या ठोस चीज़ हम पेश कर सकते हैं या बता सकते हैं जनता को कि उनको ये चीज़ भरोसा वाकई में कि हाँ ऐसा हुआ है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे आती हैं जो कि इसमें कहते हैं कि पुलिस भी शामिल है, ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, असली कातिल फरार है। तो सर, इस बारे में सर क्या कहेंगे आप? इसमें आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी ने मुझे भी कहा था कि आप भी टीम के सदस्य हैं, आप भी काम देखिए। जी। मैंने भी उस टीम में काम किया है, लीड किया है उसको, और पूरे घटनाक्रम के इन्वेस्टिगेशन में जो पर्दाफाश हुआ है, पूरी टीम के साथ मैं भी रहा हूँ जी। इसमें एकदम सत्य है कि जो अखंड सिंह है उसने ही मर्डर किया है।
रही बात कि एक सीनियर सिटीजन एक यंग व्यक्ति को मार सकता है, तो परिस्थितियाँ कुछ भी होती हैं। हर चीज़, मर्डर कोई स्वाभाविक घटना नहीं कि वो जान के मारना चाहा, जी एक परिस्थिति के कारण ये मर्डर है। एक्चुअल में जब शराब के नशे में दोनों व्यक्ति हो गए, तो शराब के नशे में आप जानते हैं कि शरीर की स्थिति क्या होती है, वो चाहे यंग हो चाहे वृद्ध हो। जब कोई जब कोई भारी चीज़, जैसे उसमें यूज़ किया गया है लोहे की पट्टी, लोहे का पट्टा नुमा एक को था वहाँ पे जो रूम पे रखा हुआ मिला भी था, उसने उठा के उसके पैर में मार दिया। नशे में तो था ही, गिर गया, गिरने के बाद एक दो और मार दिया। तो एक्चुअल में वो एक प्रहार जो उसने किया, तो उसकी डेथ उस प्रहार से नहीं हुई है, उसकी डेथ हुई उस डंडे के पैर में लगने के कारण जो घाव बना, और उस घाव के कारण जो रात भर उसका ब्लड रिस गया, उसके कारण उसकी डेथ हो गई। तो चूंकि उसकी चोट के कारण उसकी हत्या हुई, मृत्यु हुई, इसलिए हत्या का प्रकरण है वो। दूसरा, एक जैसे आपने कहा कि लोगों को लगता है कि पुलिस भी मिली है और अन्य भी कारण रहे होंगे, तो हम चूंकि इन्वेस्टिगेशन किए हैं, हमने एक एक एंगल्स पे देखा है, उसने जो जो बताया, उसके सीसीटीवी फुटेज, उसके बहुत सारे एविडेंसेज हैं अपने पास जी। तो हमें तो पूर्ण विश्वास है, चूँकि हम एक एक एंगल्स को देखे हैं। लेकिन जिसको विश्वास ही नहीं करना है, तो उसको फिर विश्वास दिलाना कठिन है। विश्वास उसको दिलाया जाता है जो तर्कों को, साक्ष्यों को माने और फिर अवधारणा बनाए। जिसको कोई अवधारणा अपने मन से बनाना है तो उसको आप कभी भी विश्वास नहीं दिला सकते। बिल्कुल। लेकिन सत्य यही है कि अखंड सिंह ने ही मारा है, और उसका वीडियो विजुअल्स भी पुलिस ने तैयार किए हैं, अन्य कोई कहानी नहीं है। सर, सीधी में कुछ ही दिन पहले जब एक 42 साल के महिला का केस आया था, आपको याद होगा, मनोज जायसवाल का, कुर्रवाह, जो लगभग 3 दिन बॉडी उनकी पड़ी थी, और उस मामले में काफ़ी मतलब पेचीदा केस था एक तरीके से। मतलब 2 महीने 2.5 महीने लग गए थे ढूंढने में कि आखिर में कातिल कौन है। तो वो केस सर आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं ज़िले के लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण था सर। तो किस किस तरीके के उसमें सर मोड़ आया, क्या ऐसा रहा कि 2-2.5 महीने लग गए? हाँ, ये केस एक्चुअल में टेक्निकल केस था। वो एक महिला की 2-3 दिन पुरानी बॉडी मिलती है, बॉडी सड़ी गली हालत में थी लगभग, कोई क्लू नहीं था। वो पुलिस के लिए चैलेंज था, उसमें काफ़ी लाइन ऑर्डर भी हुए, धरना प्रदर्शन हुए, ज्ञापन विज्ञापन हुए उसमें, लेकिन पुलिस हार नहीं मानती जी। पुलिस तब तक हार नहीं मानती जब तक कि उसका हम परिणाम नहीं निकाल लेते कुछ ना कुछ। हाँ, जब कोई भी सुराग नहीं मिलता है तब पुलिस फिर थक हार के कहती कि अब हम इसमें असफल हुए हैं। कई केसेस होते हैं जिसमें असफलता भी हाथ लगती है, ज़रूरी नहीं कि 100% केसेस में सफल हों, लेकिन उसमें लगे रहे, लगातार लगे रहे। उसी सेम टाइम में एक मर्डर और हुआ। एक व्यक्ति है जिसने अपनी पत्नी की हत्या की, वो व्यक्ति भी फरार था। तो जब इन दोनों केसेस को कोरिलेट करके हम लोगों ने अध्ययन करना शुरू किया, तो हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुँचे कि हो ना हो यही व्यक्ति होगा, क्योंकि घटना के समय से फरार था, उसी क्षेत्र में इसका घर था, और हम लोग जब दबिश देते थे तो ये पता चलता था कि ये सोन नदी के किनारे निकल गया है और इधर जंगल तरफ कहीं छिप गया है। वो भी घटनास्थल लगभग उसी लगा था। जब उस इन्वेस्टिगेशन को हमने किया तो लगभग ये क्लियर किए कि ये व्यक्ति इसमें हो सकता है, संदेही। धीरे धीरे काम करते करते उसका हमको नेटवर्क मिला, हमारे मुखबिर लोगों ने बताया कि आज ये है, और धीरे से व्यक्ति पकड़ में आ गया। जब पकड़ के उसको हमने टैकलिंग किया, बात किया, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हुए, तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई, और वो मर्डर के साथ साथ आरोपी मिला और वो मर्डर खुल गया। बिल्कुल, काफ़ी दिनों के बाद सफलता मिली थी वो, लेकिन वो एक काफ़ी अच्छी सफलता थी। बिल्कुल सर जी। सर, मेरा एक और सवाल रहा कि आज देखा जाता है कि लड़कियों का लगभग 18 साल तक, या लड़कों का कहें 18 साल तक, जो कि नाबालिग गिनती होती कि नाबालिग हैं, 18 साल के बाद पेरेंट्स का हक ख़त्म हो जाता है सर। मतलब हम कहें कि हम अपनी मर्ज़ी से किसी लड़की के साथ शादी कर सकते हैं, या कोई लड़की किसी लड़के के साथ शादी कर सकती है, हमारा कोई अधिकार नहीं रह जाता। यानी कि 18 साल तक हमने खून पसीना बहाया, आप खुद एक पिता हैं, आपकी भी बच्ची और बेटा दोनों हैं, तो ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि पढ़ाई लिखाई हम करवा रहे हैं, फिर एक ऐसा वक्त आता है कि पूरी मेहनत खून पसीना हमारी कहीं ना कहीं फिर ख़त्म हो जाती है। एक ही झटके में 18 साल जैसे होते हैं, अगर उनकी इच्छा हो गई तो घर से फरार हो जाते हैं, बाद में हमारा कोई अधिकार नहीं रह जाता। कानून भी कहता है सर कि यहाँ पर जो है तो आपका अधिकार अब नहीं बनता, लड़की बालिग हो चुकी है, लड़का बालिग हो चुका है, जो उसकी इच्छा है कि करेगी। तो ये सर कहीं ना कहीं एक मतलब दिल भी टूट जाता है, पिता हो या माता हो, कोई भी हो, तो दिल भी टूट जाता है इस कानून के सामने सर। तो इस पर सर आप क्या कहेंगे, किस नज़रिए सर कानून को यहाँ पर सर आप कैसे समझते हैं?
मैं इसमें, ये आपका प्रश्न सामाजिक प्रश्न है एक्चुअल में, बिल्कुल। और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, और इसमें मैं अवश्य बात करना चाहता हूँ। जी जी। इसलिए ज़रूरी है कि हम कानून का तो दोष देते हैं कि बच्चा हमारा 18 साल का हो गया और वो चला गया। क्या वो एक ही दिन में 18 साल का हो गया बच्चा या बच्ची जो भी है? नहीं सर। उसको 18 वर्ष लगे हैं उस स्टेज में आने में। जी जी। हर पेरेंट्स का दायित्व है कि जब बच्चा हमारा ग्रोइंग स्टेज में है, टीनेजर्स में है, उस समय उसके शरीर में कुछ हार्मोनल चेंजेज आते हैं, जी अबोध होता है, वो नासमझ होता है, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो। बिल्कुल। उस समय पेरेंट्स का ये प्रमुख दायित्व है कि वो बच्चे की हर एक्टिविटीज़ को वॉच करें एज ए फ्रेंड, चाहे मदर हो चाहे फादर हो। जी जी। आपको बच्चे की हर एक्टिविटीज़ में नज़र रखना है। आज हम क्या देख रहे हैं कि हमारा बच्चा मॉडर्न है, हमारा बच्चा बहुत समझदार है, हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, तो हम उसकी एक्टिविटीज़ को वॉच नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। वो रात में मोबाइल लेकर के सोता है या सोती है, तो वो किससे चैट कर रहा है, किससे वीडियो कॉल कर रहा है, ये हमको नहीं मालूम है। 18 साल तक हमको नहीं मालूम पड़ पाता। जी जी। जबकि अंदर ही अंदर उसके क्या डेवलप हो रहा है, ये हम क्यों नहीं जान पा रहे हैं भाई? बेटा हमारा है, हमने उसको क्या संस्कार दिए हैं, उसके संस्कार क्या सही दिशा में हैं, क्या वो सही दिशा में जा रहा है, क्या वो एक्चुअल में स्टडी कर रहा है, उसके क्लास में क्या हम जा कर के टीचर से बात करते हैं, क्या हम सडन वेरिफिकेशन करते हैं कि बेटी हमारी स्कूल ही गई कि नहीं गई। जब ये सारी चीज़ें हम 18 साल तक नहीं करते हैं तो एक नई कहानी पीछे से डेवलप होती रहती है। जी। और कहीं ना कहीं ये हमारा अति आत्मविश्वास है बच्चे के प्रति। यह हम जानते हैं कि वो ना समझ है, ना अबोध है, तो भी हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो पहला दायित्व तो समाज का है, परिवार का है, समाज का नहीं, परिवार का है कि हम अपने बच्चों को प्रॉपर गाइड करें, उनके प्रॉपर निगरानी रखें। हम उसकी हर बात पर आंख बंद करके विश्वास न करें। बिल्कुल। वो तो परिणाम है कि 18 साल आने पे उनको चूंकि मालूम है कि 18 साल के बाद अब हम अगर कुछ एक्शन लेते हैं तो हमारा कानून भी संरक्षण करेगा। जी। और वो कानून का संरक्षण, हमारी कमजोरी उस समय दिखती है, बट हमारी कमजोरी इन 18 सालों तक हमारे द्वारा की गई परवरिश है। जी। मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी को वॉच करता हूँ। जी। वॉच इस तरह से करता हूँ कि जब वो रात में सोने जाती है तो मोबाइल से, उसके दोनों मोबाइल्स हमारे पास रहते हैं, नेट हमारा जो है बंद रहता है, हम उसके पूरी दिन भर की एक्टिविटीज़ को वॉच करते हैं। कभी कभी हम जियो की सिम दिए हैं, उसका CDR अपने में निकाल के चेक करते हैं कहीं ऐसा कुछ तो नहीं, क्योंकि वो ना समझ है अभी। जी। हमें अविश्वास नहीं है उसके ऊपर, लेकिन वो ना समझ है, अबोध है। कभी कभी होता है कि बच्चियों को इलीगल प्रेशर करके और उसकी कुछ पर्सनल चीज़ें मोबाइल वगैरह लेकर के और उसको दबाव बना करके लोग कुछ मिसयूज़ करते हैं। इन सब चीज़ों को एज ए फ्रेंड हम उसको डील करेंगे जब, तो हमको सारी चीज़ें बताएंगी, हम उसको समाज का आईना दिखाएंगे कि यदि आज आप किसी बच्चे के साथ या किसी लड़के के साथ ऐसा करेंगे, कहीं चले जाएंगे तो ना उसके पास पैसे हैं, ना तुम्हारे पास कोई आधार है, एक समय के बाद तुम्हारा मिसयूज़ हो सकता है। ऐसे उदाहरण जब हम उसको हमको अवेयर करना होगा कि क्या सही और क्या गलत है, और नेचुरली जब हम उसको अवेयर कर देंगे तो कभी मिसगाइड नहीं होगी और ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होगी। फिर भी यदि इतना अवेयर करने के बाद भी कोई दुर्घटना होती है तो फिर ये इतना विश्वास किया जाएगा कि बच्ची अगर कोई ऐसा निर्णय ले रही है या बच्चा ले रहा है तो फिर वो सोचा समझा निर्णय है और हो सकता है निर्णय सही भी हो। सर, कभी आपके इस कैरियर में ये देखने को मिला कि कहीं पिता एक बेटी के लिए रो रहा हो, सिर्फ इसको लेकर के कि मेरी जो बेटी है सर चली गई आज, और वो गलती पे पछतावा कर रहा हो और वो ये कह रहा हो कि आज मेरा हक ख़त्म हो चुका है, तो मेरी बेटी सर कैसे वापस आएगी? कैसे, कभी ऐसा सर मामला आया क्या? आए हैं, कई मामले आए हैं और हम लोगों ने बच्ची को लाने में सफल हुए हैं। अभी चुरहट में जब मैं था तो एक लड़की गुमी थी, ज्योति, नाम तो नहीं बोलना चाहिए यद्यपि। उस लड़की को उस समय तो हम लोग डिटेक्ट किए लेकिन सफल नहीं हुए। फिर मैं वहाँ से जब चेंज हुआ तो फिर वहाँ से चुरहट से टीम गई और उस लड़की को ला करके हमने पिता को हैंड ओवर किया। एक्चुअल में ऐसे केसेस में जनरली ये होता है, जैसे आपने कहा ना 18 ईयर्स, तो 18 वर्ष के बाद कानून उसको स्वतंत्रता दे देता है कि वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। पर यदि लड़की चाहती है कि मेरे से गलती हो गई और मैं आना चाहता हूँ, तो कानून और पुलिस उसके साथ है, वो आ सकती है। और उसकी हम लोग लगभग 90% केसेस में, 95% केसेस में ही होता है। यदि लड़की चली भी गई है और वो आना चाहती है, वो आती है, घर में रहती है प्रेम से। बिल्कुल सर। सर, ये CDR की जैसे आपने बात किया कि मैं CDR बेटी का जब भी डिटेल निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, तो क्या ये अन्य पिता भी निकाल सकते हैं सर कि
इसके लिए कुछ और मतलब कंप्लेन वगैरह करना पड़ता है कि चूंकि दर्शक भी होंगे बाई चांस कभी मान लीजिए कि निकालना चाहते हैं कि मेरी बेटी किस दिशा में जा रही है मुझे देखना है, तो इसके लिए सर CDR के लिए सर क्या करना होगा? एक्चुअल में कुछ फ़ोन जो हैं, कुछ मोबाइल ऑपरेटर कंपनियां जो होती हैं वो स्वयं से ही CDR प्रोवाइड कराती हैं। जैसे जियो में सुविधा है कि आप यदि आपके पास जियो की सिम है तो आप 1 महीने की CDR अपने मोबाइल पे ही देख सकते हैं, पूरा SMS, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल सब देख सकते हैं। मैंने अपनी बेटी को जियो की सिम ही प्रोवाइड कराया है जी, मतलब इससे जियो से प्रॉफिट है सर। बहुत अच्छा सारी चीज़ें देखने को मिली और सर के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं सामाजिक और अपनी कर्तव्य को भी कहीं ना कहीं दोनों तीनों चीज़ें यानी कि पारिवारिक जो जिम्मेदारी है बेटी का हो या पत्नी का हो या बेटा जैसा भी रहा हो, सर का लगभग आप लोगों को बता दें कि देखा गया था कि कोरोना काल में जैसे आप आए थे काफ़ी अच्छे से देखा गया था कि लॉकडाउन में सर की ड्यूटी और सर के नेतृत्व में जो यहाँ पर पूरा स्टाफ लगा हुआ था बेहद मदद हुई सर की वजह से। और सबसे बड़ी बात कि सर के पिताजी भी उसी टाइम पर एक्सपायर हुए, जो मतलब आंखें नम हो जाती हैं ये सोचकर कि उस टाइम पर कोरोना काल में सर के द्वारा ड्यूटी की गई और बेहद दुख दर्द रहा वो वक्त कि हर वक्त कहीं ना कहीं एक लाश निकल रही थी हॉस्पिटल से और दूसरी तरफ की घर से ये मामला सुनने के बाद। और सर उस टाइम पर सर आप कहाँ थे जब ये सुनने को मिला सर? एक्चुअल में मुझे भी सीवियर कोरोना अटैक हुआ था, मैं सिक पे ही था और सेम डे मैंने रिटर्न ज्वाइन किया था जी। और 29 और 30 की दरमियानी रात थी, 29 को ज्वाइन किया था और उसी नाइट में मैसेज आता है 3 बजे कि बाबूजी नहीं रहे। मैं तुरंत गया, SP साहब थे तो उनको बताया और गया और मैं वहाँ सीधी में ही था, ऑन ड्यूटी था उस दिन जी। फिर मैं वहाँ गया, बाबूजी का संस्कार मैंने ही किया। इसके बाद चौथे दिन मैंने रिटर्न आकर के ड्यूटी ज्वाइन किया, चूँकि मुझे फील हो रहा था कि मुझे यहाँ इस समय मुझे कर्तव्य पे रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बाबूजी मेरे बहुत सिंपल थे, वो कभी मोह माया में नहीं फंसे। वो यही कहते थे कि आपको जो कर्तव्य दिया गया उसका पालन करना है। तो मुझे लगा कि 10 दिन तक वहाँ 13वीं तक रहने की बजाय यदि मैं ड्यूटी करूँगा तो उनको ज़्यादा सुकून मिलेगा, बिल्कुल, और यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो मैं चौथे दिन यहाँ आकर के ड्यूटी ज्वाइन किया था और बीच बीच में जा कर के अपने संस्कारों को पूरा करता था। बिल्कुल सर, ये तो भावना और संस्कार की बात है कि सर को ऐसे संस्कार दिए गए, एक पिता का काफ़ी हाथ रहा जो आज सर इतनी तरक्की कर रहे हैं, उसके पीछे पूर्वजों का काफ़ी बड़ा सहयोग और आशीर्वाद रहता है, जिसकी वजह से सर का आज ये देखने को मिला कि जिस टाइम पर घर में सब रो रहे हों, परेशान हों, तो उस मामले को देखते हुए देखने को मिला कि सर ड्यूटी कर रहे थे। ऐसे ही खास खबरों के साथ आप बने रहे तरंग 24 न्यूज़ पर। और सर का ये जो 2 मिनट का जो भी मेरे को वक्त मिला उसके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू वेरी मच। और सर ड्यूटी में भी काफ़ी बिजी हैं सर। ठीक है सर, आप जा सकते हैं। तो आप लोग देख रहे थे अभी तक तरंग 24 न्यूज़ पर। सर का ये जो बयान रहा काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, सामाजिक रहा और एक एक वक्त जो रहा काफ़ी कीमती रहा। और देखा ये जा रहा है कि यहाँ पर बता दें कि सर जो है अब सीधी को छोड़ करके रीवा जा रहे हैं। हालांकि पूरी बात है ये सब यही चीज़ जो है तो मैं पूछने को एक सवाल भूल गया या फिर वक्त भी नहीं रहा सर, क्योंकि जल्दबाजी थी, कई सारे फ़ोन आ रहे थे, मैं बात नहीं कर पाया। कि मामला ये था कि यहाँ से जा रहे हैं तो आज विदाई भी, और विदाई में भी लगभग सभी हम वहाँ पर पहुँच और सर को काफ़ी अच्छे से विदाई समारोह में सभी सम्मिलित होंगे। धन्यवाद। ऐसी खास खबरों के साथ आप बने रहें तरंग 24 न्यूज़ पर। मैं फिर से मिलता हूँ एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।